हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड इस सेशन में मैं स्मोट की जो हमने अभी तक मेथड्स देखे। स्क्रीन स्क्रीन फुल स्क्रीन कर लो यार इसको। फुल स्क्रीन वो नहीं होगी आई थिंक। नीचे होगा ना, और क्लास, और क्लास में। हाँ बस ठीक है, अभी ठीक है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे जो मेजर प्रोजेक्ट का ही डेटा सेट है, जो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का है, उसी के ऊपर मैंने बनाया हूँ। तो इसका ईडीए वगैरह भी, ईडीए वगैरह जो कंप्लीट ईडीए करके है वो तो बाद में मैं कोड फाइल डाल दूंगा। अभी एक सिंपल स्मोट के यूज को समझने के लिए ये छोटी वाली कोड फाइल है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो मैं समझा देता हूँ। यहाँ हमने सिर्फ जो क्रेडिट कार्ड डेटा है उसको इंपोर्ट किया है। ये ऑलरेडी पीसीए ट्रांसफॉर्म डेटा है। इसमें टाइम और अमाउंट के अलावा बाकी जितने भी हमारे कॉलम्स थे वो पीसीए के थ्रू ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। तो उन कॉलम्स के ऊपर तो और ज़्यादा कोई ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, नल वैल्यूज नहीं है। तो अच्छी बात है, हमें नल ट्रीटमेंट भी नहीं करना पड़ रहा है। और जो हमारा डेटा है उसमें नॉर्मलाइजेशन के लिए, नॉर्मलाइजेशन के थोड़े से इश्यूज हैं। उसके लिए बॉक्स कॉक्स लगा सकते थे, बट क्योंकि ज़ीरो और नेगेटिव वैल्यूज हैं तो बॉक्स कॉक्स पॉसिबल नहीं होगा। बॉक्स कॉक्स का एक वर्जन जो है थ्योरेटिकल में मैंने जो देखा था वो होता है, नेगेटिव बॉक्स कॉक्स के लिए एक फॉर्मूला होता है। अगर उसका कोड या फिर फंक्शन अवेलेबल हो किसी लाइब्रेरी में, इनबिल्ट लाइब्रेरी में, तो उसका यूज करके नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे डेटा सेट दिखाता हूँ। तो मैंने सिंपली जो क्लास वन को बिलोंग करने हैं, क्लास वन जो हमारी वो ट्रू है। अगर फ्रॉड हो रहा है तो वन आएगा, अगर फ्रॉड नहीं है, नेगेटिव है, तो जीरो आएगा। तो मैंने क्लास वन में जितने भी क्लास वन को बिलोंग करने वाले जितने इंस्टेंसेस है उसको टोटल डेटा सेट से डिवाइड करके देख लिया कि क्लास वन के कितने परसेंट है। तो आप देख सकते हैं 0.1727%, सिर्फ इतने ही इंस्टेंसेस प्रेजेंट है हमारे डेटा सेट में क्लास वन के। और जो हमारी क्लास जीरो है, नेगेटिव वाली क्लास है, उसके 99.8273% है। तो ये बहुत ज्यादा इम्बैलेंस वाला डेटा सेट है। तो ऑब्वियसली बात है, आप इसमें एक्यूरेसी स्कोर को तो कंसीडर कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर उसने पूरे भी नेगेटिव बता दिए तो भी आपको 99.8273% एक्यूरेसी मिल जाएगी। तो आप एक्यूरेसी का यूज नहीं कर सकते। इस पर्टिकुलर केस में मैं प्रिसीजन की बजाय रिकॉल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, क्योंकि हमारा जो टारगेट एरर डेटा है, जिस टाइप की एरर को हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, जिस टाइप की एरर को ज़्यादा डील करना है, वो है फॉल्स नेगेटिव एरर। कि हमारे जो सही में फ्रॉड हो रहा है उसको नेगेटिव क्लासीफाई ना कर पाए। क्योंकि अदरवाइज कंपनी अगर फॉल्स पॉजिटिव हो जाता है कि फ्रॉड नहीं है तो भी वो फ्रॉड बता रहा है, तो क्रेडिट कार्ड कंपनी वाले सिंपली आपको मैसेज भेज के, आपको कॉल करके पूछ के देख सकते हैं कि ये फ्रॉड ट्रांजैक्शन है कि नहीं। बट अगर फॉल्स नेगेटिव डेटा आ गया जिसमें फ्रॉड डिटेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्रेडिट कार्ड कंपनी को भी लॉस होगा। इन केस क्रेडिट कार्ड कंपनी जिम्मेदारी नहीं ले तो यूजर को लॉस होगा। तो इन इधर केस, इस पर्टिकुलर केस में फॉल्स नेगेटिव डेटा जो टाइप टू एरर होती है हमारी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइप टू एरर को देखने के लिए हम सेंसिटिविटी स्कोर या फिर रिकॉल स्कोर जिसे कहते हैं उसका यूज करते हैं। तो रिकॉल स्कोर हमारे जो टोटल हमें पॉजिटिव इंस्टेंसेस मिलने चाहिए थे वर्सेस हमें कितने पॉजिटिव इंस्टेंस मिले हैं, एक्चुअली मिले हैं, कितने मिलने चाहिए थे वर्सेस कितने मिले हैं, इसका रेशियो लेता है। तो वो हम देखेंगे। वो रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना हमारा मॉडल अच्छा रहेगा। हमारी जो माइनॉरिटी क्लास है उसको उतना अच्छे से वो एक्सप्लोर कर पाएगा, उस माइनॉरिटी क्लास के लिए उतने अच्छे से प्रिडिक्शंस बना पाएगा। वही हमारे लिए इस केस में इम्पोर्टेंट है। इसका मैंने जनरल ईडीए बस किया है अभी, डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने के लिए। इसका जो कंप्लीट ईडी है वो फाइनल कोड जो रहेगा उसमें आपको मिल जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे जो कॉलम्स हैं वो नॉर्मल, उनमें आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। ये जो आप कॉलम्स देख सकते हैं, जो बीच ये जो साइड लेफ्ट में ग्रीन वाला है वो कंप्लीट डेटा का है, कंप्लीट डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है। जो ऑरेंज वाला है वो हमारे पॉजिटिव डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है, और पिंक वाला जो है वो नेगेटिव डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप देख सकते हैं इसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत कम है। बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन जैसे मैंने बताया कि इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसमें जीरो वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यूज भी हैं। बट
बॉक्स का एक शायद एक्सटेंशन होता है जो कि जीरो और नेगेटिव वैल्यूज पे भी डील कर सकता है, तो वो आपको अवेलेबल हो अगर पाइथन में इनबिल्ट तो आप उसका यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसी डेटा के ऊपर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। हीट मैप मैंने प्लॉट कर लिया, तो हीट मैप में आप देख सकते हैं ये लगभग, ये जो कलर शेड आ रहा है वो लगभग जीरो के आसपास है, तो ज्यादातर कॉलम्स हमारे आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है। हमारे जो फीचर्स हैं वो मोस्टली इंडिपेंडेंट है, तो किसी भी एल्गोरिदम के हिसाब से हमारे लिए तो ये बेनिफिशियल ही है। हाँ, तो ये ऑलरेडी पीसीए ट्रांसफॉर्म्ड है ना, तो हाँ। कोरिलेशन कम ही रहेगा, मतलब रहेगा ही नहीं लगभग जो है, हम्म। कि सारे जो है फीचर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। हम्म। ऑलरेडी पीसीए ट्रांसफॉर्म है ना, तो इसमें मल्टी कोलिनियरिटी नहीं होगा। हाँ सर। तो इसके बाद सिंपली दो कॉलम और बचे थे टाइम और अमाउंट के, जो कि स्केल्ड डाउन नहीं थे, तो उनको मैंने रोबस्ट स्केलर से स्केल कर लिया हूँ। और इसके बाद हम सिंपली जो मैंने इसके पहले आपको दिखाया था फंक्शन इवैल्यूएशन का, वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपने अगर आपको अगर मैन्युअली भी सारे इवैल्यूएशन मेट्राइसेस लगाना हो तो वो आपकी चॉइस है। ये एक मैंने फंक्शन का यूज़ किया है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, हमारे डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है पॉजिटिव और नेगेटिव का, वो विजुअलाइज करने के लिए। तो इसमें मैंने दो क्लासेस ले ली हैं, टाइम और V18। आप किसी भी दो क्लासेस के बीच स्कैटर प्लॉट लेके डिस्ट्रीब्यूशन कंपेयर कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा दूं, पाई चार्ट को मैंने इंक्लूड किया है जिसमें हमें पता चलता है कि कितने परसेंट डेटा किस क्लास को बिलोंग करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पॉजिटिव के लिए सिर्फ 0.1731% है और नेगेटिव के लिए 99.8269% है। ये हमारा ट्रेनिंग सेट है, एक्चुअली मैंने ट्रेनिंग सेट यहाँ पे ऑलरेडी निकाल लिया है टेस्ट ट्रेन स्प्लिट का यूज करके 70% 30%, तो ये ट्रेनिंग सेट है हमारा। और इसमें आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास लेवल का, तो किस क्लास को बिलोंग करने वाले कितने इंस्टेंस है डिस्पाइट द लॉगरिदमिक स्केल यूज करने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कितना अनबैलेंस दिख रहा है विजुअली देखने पर भी। तो फिर जो हमारा जीरो क्लास को बिलोंग करता है उसमें 1,99,019 लेबल्स हैं, और क्लास वन के लिए हमारे पास सिर्फ 345 लेबल्स हैं। जूम नहीं आ रहा वहाँ पे, 345 लेबल्स हैं। और ये भी आप स्कैटर प्लॉट देख सकते हैं, तो इसमें जो ऑरेंज वाले पॉइंट्स दिख रहे हैं वो क्लास वन को बिलोंग करते हैं, तो आप देख सकते हैं ये 1,99,000 ब्लू पॉइंट्स जो क्लास जीरो को बिलोंग, नेगेटिव क्लास को बिलोंग करते हैं, उनके बीच में वन वाले पॉइंट्स कितने हैं। तो हमारा जो स्मोट है वो इन्हीं पॉइंट्स के बीच में, ये जो वन वाले पॉइंट्स आ रहे हैं इन्हीं पॉइंट्स के बीच में रेंडमली सिलेक्ट कर करके, जैसे मैंने स्मोट की प्रोसीजर बताई उसी के थ्रू नए सैंपल सिंथेटिक सैंपल्स जो होते हैं वो जनरेट करेगा, और उन सिंथेटिक सैंपल्स के ऊपर हम प्रिडिक्शंस बना के देखेंगे। ये मैंने ट्रेनिंग सेट का भी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया हूँ, तो ट्रेनिंग सेट में भी लगभग वैसा ही जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रेनिंग सेट में 85,296 जो है वो नेगेटिव इंस्टेंसेस है, और पॉजिटिव इंस्टेंसेस सिर्फ 147 है। पॉजिटिव और नेगेटिव डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी वैसा ही है 99%, 0.17%। और स्कैटर प्लॉट भी लगभग वैसा ही आ रहा है हमारा, जैसा ट्रेनिंग डेटा के लिए था। तो इसमें मैंने बेसलाइन के लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन लिया हूँ, और एक एक और एल्गोरिदम के फॉर्म में रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर का यूज़ किया हूँ हमारे प्रिडिक्शंस बनाने के लिए। तो मैंने पहले जो इवैल्यूएशन मैट्रिसेस वाला इवैल्यूएशन पैरामीटर्स का जो वीडियो था उसमें ये फंक्शन एक्सप्लेन किया था कि वो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से हमारे सारे स्कोर निकाल लेता है, और उसके बाद और भी जो हमारे एरर की वैल्यूज होती है वो प्रिंट करता है। उसमें जो जैसे जैसे एक्सेप्शन आते गए मैंने ट्राई एंड एक्सेप्ट बैरियर का यूज़ किया है। आप अगर आपको आते हैं तो आप कोड कर सकते हो उसको, अदरवाइज सेम टू सेम भी आप यूज़ कर सकते हैं, चल जाएगा सेम कोड। इसमें सिर्फ आपको जो आपका एल्गोरिदम है वो पास करना है, आपका जो एक्स डेटा है जो इनपुट एट्रीब्यूट्स है वो पास करने हैं, और आउटपुट एट्रीब्यूट्स कंपेयर करने के लिए वो पास करने हैं। डेटा का टाइटल सिर्फ इसके लिए ताकि आपको याद रहे कि ट्रेनिंग डेटा कौन सा है, टेस्टिंग डेटा कौन सा है। तो इसका यूज करके लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये बेसलाइन मॉडल है, मैंने इसमें कोई भी हाइपर पैरामीटर्स
को नहीं लिया, सारी वैल्यूज डिफॉल्ट रखी हैं, उसके ऊपर इसको फिट किया। तो आप देख सकते, मैं ट्रेनिंग डेटा के उतने इवैल्यूएशन पे नहीं जाऊंगा क्योंकि हम इसको अभी ओवर पॉपुलेट करने वाले हैं। तो ओवर पॉपुलेट करने की वजह से जो फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव एरर्स हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं, और उनके कंपैरिजन में एक्यूरेसी प्रिसीजन सेंसिटिविटी का स्कोर आता है। तो अभी हम जितने भी जो हमारा इवेल्युएशन देखेंगे वो टेस्ट सेट के ऊपर देखेंगे कि ओवर पॉपुलेटेड डेटा से ट्रेन करने के बाद हमारे टेस्ट सेट में हमको एक्चुअल में कोई बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं। तो मैंने ये बेसलाइन मॉडल है, इस ये प्रॉपर इम्बैलेंस डेटा के ऊपर ट्रेन हो रहा है जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो उसमें फॉल्स नेगेटिव हमारे 380 समथिंग जो थे हमारे पास पॉजिटिव इंस्टेंसेस थे, उसमें से 130 जो है वो फॉल्स नेगेटिव प्रिडिक्ट हो गए। तो अगर ये जो फ्रॉड के केसेस हैं उसमें 130 फ्रॉड्स अनडिटेक्टेड चले गए हैं, ये प्रॉब्लम हमें आ रही है। और फॉल्स पॉजिटिव देख सकते हैं सिर्फ 28 है कंपेयर टू 1,99,000 नेगेटिव इंस्टेंसेस थे, उसमें से सिर्फ 28 गलत क्लासीफाई हुए। तो फॉल्स पॉजिटिव से हमें उतना फर्क नहीं पड़ रहा है, बट फॉल्स नेगेटिव के ऊपर डेटा सेट के इम्बेलेंस को लेके हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। 380 में समथिंग 130, तो ये मोर देन 30-40%, लगभग 30-40% के आसपास इनकरेक्ट प्रिडिक्शंस हुए हैं हमारे जो पॉजिटिव क्लास के हैं। और सेम आप टेस्ट डेटा में भी देख सकते हैं, 147 हमारे पास नेगेटिव 147 पॉजिटिव इंस्टेंस थे, उसमें से 56 मतलब लगभग 1/3 से ज्यादा डेटा जो है वो गलत क्लासिफाई हुआ है। हमारे जो फ्रॉड है वो डिटेक्ट ही नहीं है, 1/3 फ्रॉड डिटेक्ट ही नहीं हुए हैं। तो ये जो हमारा पर्टिकुलर केस है, इस केस में ये हार्मफुल है। फॉल्स नेगेटिव जो है वो हार्मफुल है कि फ्रॉड डिटेक्ट नहीं हो रहा, क्रेडिट कार्ड कंपनी को लॉस होगा, जो यूजर है क्लाइंट्स हैं उनको भी बेमतलब बेमतलब लॉस होगा, सामना करना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड कंपनी डिक्लाइन कर दे रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो सेम मैंने रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर के लिए भी यूज किया है। तो रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर में भी आप देख सकते हैं कि 380 समथिंग जो थे उसमें से 65 जो है वो इनकरेक्ट प्रिडिक्ट हुए, फॉल्स प्रिडिक्ट हुए हैं। और वैसे ही इसके टेस्टिंग डेटा में देखें तो 147 जो हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव इंस्टेंसेस थे उसमें से 37 गलत क्लासिफाई हुए हैं। तो सिंपली ये हमारे लिए अच्छा स्कोर नहीं है। इसको हम हमारे फाइनल मॉडल में यूज अगर करते हैं तो हमारे किसी काम, वो मॉडल हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। तो मैंने सिंपली स्मोट का यूज करके यहाँ पे यूज किया है। तो के नेबर की वैल्यू जैसे मैंने आपको बताई थी स्क्वायर रूट ऑफ द ट्रेनिंग साइज, वो डाली है। स्क्वायर रूट ऑफ ट्रेनिंग साइज एक्चुअली बड़ा आ रहा था, बट क्योंकि मैंने बताया कि जो हमारी माइनॉरिटी क्लास है उसके सैंपल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने उसको अभी 100 पे सेट किया हूँ एक एग्जाम्पल वैल्यू के तौर पे। एक एग्जाम्पल वैल्यू के तौर पे मैंने अभी 100 पे सेट किया है। और सिंपल जो हम फिट मेथड लगाते हैं इसके लिए फिट रीसैंपल मेथड होती है, और ये डबल दो एक पांडास डेटा फ्रेम रिटर्न करता है जो कि हमारे एक्स में जाता है, इनपुट एट्रीब्यूट्स में जाता है, और एक पांडास सीरीज रिटर्न करता है जो कि हमारे टारगेट एट्रीब्यूट्स में जाता है। तो एक्स एंड वाई मैंने कॉलम्स बना लिए हैं। उसको वापस से सिर्फ इवेल्युएट करने के लिए मैंने डीएफ बनाया, इसका डेटा फ्रेम बनाया है। इसकी जरूरत नहीं, मैंने सिर्फ उसका, क्योंकि मेरा जो विजुअलाइजेशन वाला फंक्शन था उसमें डेटा फ्रेम पास करना पड़ता है कंबाइंड, इसलिए मैंने बस बनाया। अदरवाइज अगर आपको नहीं करना है तो जरूरत नहीं है। इसका शेप अगर आप चेक करें तो 1,99,000 समथिंग थे ट्रेनिंग सेट में, अब हमारे पास 3,98,038 इंस्टेंसेस हो गए हैं टोटल ये। और हमारे जो डेटा सेट का इम्बैलेंस था वो चला गया। अब आप देख सकते हैं क्लास 1 के लिए भी 50% है, क्लास 0 के लिए भी 50% है। तो अब हमारा डेटा बैलेंस हो गया है। इसके ऊपर हम अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो ऑब्वियसली हमारा पाई चार्ट भी 50-50 पे आ गया। हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बराबर आ गया। जितने हमारे नेगेटिव क्लास के थे उतने ही उसने पॉजिटिव क्लास के भी इंस्टेंसेस बना दिए। और इसका अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करेंगे तो ऊपर वाले डिस्ट्रीब्यूशन में आपने देखा कि बहुत कम, ऊपर वाले डिस्ट्रीब्यूशन में आपने देखा ये जो ऑरेंज पॉइंट्स थे वो देखिए कितने कम है। 1,90,000 के कंपैरिजन में 300 समथिंग थे, इसने यहाँ पे उनको बराबर कर दिया। तो आपको इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है।
इस तरह का स्कैटर प्लॉट मिल रहा है। जो भी हमारे सिलेक्टेड वेरिएबल्स हैं उनके बीच में आप सिलेक्टेड वेरिएबल्स अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए दिए हैं। ये जो नए कॉलम्स बनाए हैं मैंने ओवर सैंपल, जो ओवर सैम्पलिंग किए हुए कॉलम्स हैं उनसे मैंने सेम एल्गोरिदम को ट्रेन किया। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली पॉजिटिव इंस्टेंस नेगेटिव इंस्टेंस, जो हमारे पॉजिटिव इंस्टेंस है वो बढ़ गए हैं। जो हमारे ओरिजिनल पॉजिटिव इंस्टेंस थे वो 380 समथिंग थे। अब हमारी जो फॉल्स नेगेटिव वैल्यू आ रही वो उससे 10-20 टाइम्स ज़्यादा आ रही है। तो हम ट्रेनिंग डेटा के ऊपर उतना इवेल्यूशन नहीं देंगे, हम सीधे टेस्टिंग डेटा के ऊपर देखेंगे जहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देख सकते हैं फॉल्स पॉजिटिव एरर जो है वो उसने बढ़ा दी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो पॉजिटिव क्लासिफिकेशन के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगा कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें पॉजिटिव इंस्टेंसेस बढ़ गए, तो उसने पॉजिटिव इंस्टेंसेस को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेम इंपॉर्टेंस दे दी, तो हमारे फॉल्स पॉजिटिव एरर बढ़ गए। लेकिन हमारी जो फॉल्स नेगेटिव एरर है वो 14 आ गई। मैं इसका कंपैरिजन अभी आपको दिखा दूंगा। फॉल्स नेगेटिव एरर जो है वो 14 आ गई, पहले से बहुत कम हो गई है। 30 समथिंग थे, 37 समथिंग थे, अब डायरेक्ट 14 पे आ गए हैं। और हमारा जो सेंसिटिविटी स्कोर है वो भी इम्प्रूव हो गया है। इसमें मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हमें फॉल्स पॉजिटिव से उतना मतलब नहीं है, तो इसमें हम प्रिसीजन स्कोर को हम उतना कंसिडर नहीं करेंगे, और F1 स्कोर भी, क्योंकि दोनों का हार्मोनिक मीन होता तो F1 स्कोर को भी उतना कंसिडर नहीं करेंगे। सेम मैंने और भी ये रैंडम फॉरेस्ट के ऊपर भी मैंने उस डेटा को फिट किया और टेस्ट डेटा में उसके एग्जांपल्स निकाले। तो हमारे पास जो 40 समथिंग फॉल्स नेगेटिव्स आ रहे थे अब वो सिर्फ 21 बचे हैं। मैंने सेम ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन और रैंडम फॉरेस्ट में लग रहा है लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज वर्किंग बेटर, राइट? हाँ सर, उसका मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन में फॉल्स नेगेटिव कम है, हाँ so logistic regression is working better than random forest, which is something like ये kind ओवर of सैंपल ओवर सैंपल डेटा के लिए हो रहा है। जो हमारा ओरिजिनल ओवर डेटा सैंपल था डेटा के उसमें लिए लॉजिस्टिक रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन इज बेटर वर्किंग परफॉर्म कर बेटर देन रहा। यस रैंडम फॉरेस्ट। तो यस मतलब ये सर। उल्टा है थोड़ा, कई अधिकतर बार जो है रैंडम फॉरेस्ट ज्यादा अच्छा काम करता है, पर ये उल्टा हो रहा है। वो सर हमारे डेटा पे डिपेंड करेगा, और जो हमारे ओवर सैंपल हो रहे हैं वो ओवर सैंपल डेटा किस तरह कहाँ पे जनरेट हो रहा है उसके हिसाब से थोड़ी वैल्यूज डिफर करती हैं। राइट राइट, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हर बार जरूरी नहीं है कि रैंडम फॉरेस्ट से अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट, एक्सबूस्ट, दो तीन मॉडल लगा के देखने पड़ेगा और हाँ फिर सर। देख पता लगाना पड़ेगा इनमें से कौन सा अच्छा मॉडल ज्यादा काम कर रहा है। हाँ सर। मैंने फिर इसके बाद हमारा बॉर्डर लाइन मोड, तो ये जो IB लर्न ओवर सैम्पलिंग लाइब्रेरी है, IB लर्न लाइब्रेरी IMB लर्न लाइब्रेरी में ओवर सैम्पलिंग जो मॉड्यूल है उसमें मैंने जितने आपको स्मोट के टेक्निक्स बताया हूँ, जितने आपको ओवर सैम्पलिंग टेक्निक्स बताया हूँ, जितने अंडर सैम्पलिंग टेक्निक्स बताया हूँ, वो सब आपको मिल जाएंगे। आप डॉक्यूमेंटेशन चेक कीजिए, कोड कॉपी कर लीजिए। ये एग्जाम्पल कोड आपको वहाँ पे बना बनाया भी मिल जाएगा, आपको सिर्फ नाम चेंज करना है और आपके जो ट्रेनिंग सेट्स हैं उनको पास करना है। तो इस बार मैंने बॉर्डर लाइंस मोड जो एक्सप्लेन किया था, जो दो क्लासेस की बॉर्डर के ऊपर सैंपल्स को बढ़ाता है, उसका यूज किया हूँ। तो उसके यूज से भी हम देख सकते हैं 50-50 ही इसने कर दिया और हमें डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया। डिस्ट्रीब्यूशन लगभग वैसा ही आया है, और स्कोर्स का दोनों सेम मॉडल्स के ऊपर मैंने फिट करके दोनों के प्रेडिक्शंस निकाले हैं। इसका मैं कंपैरिजन आपको फिर बाद में बताता हूँ। कंपैरिजन वो एक कंप्लीट टेबल मैंने बना के रखा, उसमें आपको दिख जाएगा। सेम मैंने एडिसन के लिए भी किया हूँ। एडिसन में k नेबर्स की जगह n नेबर्स पास होता है, उसने सिर्फ नाम शायद डेवलपर ने अलग रख दिया, तो n नेबर्स पास होता है, वैल्यू सेम देनी है आपको, इट डजेंट मैटर। सेम मेथड है, फिट रीसैंपल लग जाती है। और आप चेक करें एडिसन का जो डिफॉल्ट होता है वो हमारे इम्बैलेंस क्लास जो है, माइनॉरिटी क्लास है, उसको थोड़ा सा उसके थोड़े से सैंपल ज्यादा बना देता है कंपेयर टू मेजॉरिटी क्लास। जैसे आप देख सकते हैं पहले 0 के 99 थे, 1 के 0.17 थे। अभी तक के हमने जितने स्मोट के मेथड्स देखे वो 50-50 कर दे रहे थे। इसने 1 के सैंपल्स थोड़े से ज्यादा बना दिए, 50.0026, और इसको जीरो के सैंपल्स उतने ही हैं, बट 1 के सैंपल्स थोड़े और ज्यादा बनाई ताकि डिस्ट्रीब्यूशन 1 के फेवर में ज्यादा हो जाए।
ये एडिसन का डिफ़ॉल्ट है। आप उसमें जो सैम्पलिंग पैरामीटर होता है उसमें आप वैल्यूज़ देख सकते हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन में दी हैं क्या-क्या वैल्यूज़ पास होती है उसमें। स्ट्रिंग्स पास होते हैं ऑटो, या फिर फ्लोट जो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन का, वो वो वैल्यू पास होती है। डिफ़ॉल्ट यहाँ मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ही यूज़ की हैं एग्जांपल के लिए। तो उसका यूज़ करेंगे। ये एक्चुअली लॉगरिदमिक स्केल में है इसलिए ऐसा दिख रहा है, बट आप वैल्यूज़ रीड कर सकते हैं। 90,000 समथिंग आ गया। Okay. बॉर्डर्स में इसके बाद है एडिशन। हाँ, तो जो हमारी पॉजिटिव क्लास थी उसके लिए 99,040 1,99,040 इंस्टेंसेस क्रिएट कर दिए, और हमारे जीरो के एक्चुअल इंस्टेंसेस थे 1,99,019। उसने वन के थोड़े से ज्यादा बना दिए ताकि वन को ज्यादा फेवर मिले। स्कैटर प्लॉट फिर उसका लगभग सेम ही आया है एडिशन में भी, क्योंकि वर्क जो इंटरनल वर्किंग रहती है वो KNN एल्गोरिदम पे चलती है, तो मोर और लेस सेम ही रहती है। इसको भी फिट एंड ट्रेन कर दिया है, इसके कंपैरिजन में आपको दिखा दूंगा टेबल में। फाइनल में SVM स्मॉट थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, क्योंकि SVM स्मॉट के नेबर्स जो है वो के नेबर KNN एल्गोरिदम की जगह SVM एल्गोरिदम का यूज़ करता है, और यहाँ जो के नेबर दिए हैं वो जो हमारे कितने सपोर्ट वेक्टर्स को कंसिडर करेगा। SVM में जो सपोर्ट वेक्टर्स कंसिडर होते हैं उसमें से कितने सपोर्ट वेक्टर्स को कंसिडर करेगा, वो वैल्यू है यहाँ पे के नेबर्स। तो हमारे जो सपोर्ट वेक्टर, तो वो 100 इस पर्टिकुलर केस में जो हाइपर प्लेन के अराउंड सपोर्ट वेक्टर्स रहेंगे, उन सपोर्ट वेक्टर्स में से 100 सपोर्ट वेक्टर्स को लेगा जो माइनॉरिटी क्लास को बिलोंग करते हैं, या फिर अगर इससे कम भी रहे तो वो अपने हिसाब से सिलेक्शन कर लेगा। 100 सपोर्ट वेक्टर्स को कंसिडर करेगा और उसके बेस के उनमें से रेंडमली सिलेक्ट करके आपका सैंपल क्रिएट करेगा। इसको भी फिट एंड रीसैंपल करेंगे तो आपको 50-50% ही डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। इसको जब आप यूज करें तो आप देख सकते हैं अभी तक के हमारे डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो थोड़ा अलग आ रहा था। इस केस में डिस्ट्रीब्यूशन अलग है क्योंकि अभी तक KNN एल्गोरिदम का यूज हो रहा था, इसमें इसने SVM एल्गोरिदम में सपोर्ट वेक्टर्स के अराउंड सैंपल्स जनरेट किए हैं, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग दिख रहा है। अगर आप विजुअली इंस्पेक्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन को किसी भी दो वेक्टर्स के लिए, तो अभी तक के हमारे एल्गोरिथम से मोर और लेस यही डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा था। आप इसका और सपोर्ट वेक्टर मशीन का डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस देख सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट वेक्टर मशीन ने रैंडमली के पॉइंट्स के अराउंड बनाने की बजाय हाइपर प्लेन के अराउंड के सपोर्ट वेक्टर्स लिए और उन सपोर्ट वेक्टर्स के अराउंड पॉइंट जनरेट किए हैं, इसलिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा अलग दिखेगा। मेथड वही है कि आप इसके ऊपर फिट रीसैंपल कीजिए दोनों इसके ऊपर, और टेस्टिंग सेट में मोस्टली इसकी वैल्यूज देखेंगे कंपैरिजन के लिए, क्योंकि वो ओवर पॉपुलेटेड नहीं है ओरिजिनल डेटा के ऊपर हम चेक कर रहे हैं। और फाइनली मैंने जो लास्ट में बताया था क्लास वेट हाइपर पैरामीटर, तो इसके लिए मैंने ग्रिड सर्च CV रहता है उसको इंपोर्ट कर लिया। ग्रिड सर्च CV के थ्रू मैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर रहा हूँ, और उसको मैंने एक सिंगल फंक्शन बना दिया बेस्ट वैल्यूज करके। बेस्ट वैल्यूज में मैं सिर्फ अपनी एल्गोरिदम पास कर दूंगा, एक्स डेटा तो वाई इसमें डेटा। क्लास वेट कहाँ दिया हुआ है आपने? क्लास वेट सर पैरामीटर्स में जाएगा ना, जो पैरामीटर्स इसका वो है ना एट्रीब्यूट, हाँ, उसमें हमारा क्लास वेट जाएगा। तो इसकी ये पैरामीटर्स की वैल्यू कहाँ दी है तुमने? हाँ सर, मैं अभी बता रहा हूँ, ये तो फंक्शन डिफाइन किया है। फंक्शन को जब मैं अच्छा, कॉल करूंगा तब राइट राइट। वैल्यू पास करूंगा। तो मैंने जैसे बताया था यहाँ पे मैंने 1 and 10 लिए, क्योंकि वो जो वेट्स उसमें दिए थे उस वेट के अराउंड बहुत बहुत अजीब से रिजल्ट आ रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पे रैंडमली 1 to 10 लिए। उसको मैं ऑप्टिमाइज करते जाऊंगा धीरे धीरे। मैं डायरेक्ट 1 to 100 तक 1 to 100 120 तक ऑप्टिमाइज करने वाला था, देखने के लिए कि क्या वैल्यूज है, क्योंकि ऑब्वियसली वो डिस्ट्रीब्यूशन की जो वैल्यूज थी वो 99 पॉइंट समथिंग आ रही थी।
जो क्लास 1 को हमें वेट असाइन करना था बैलेंस के लिए, वो 99 पॉइंट समथिंग था, और 0 के लिए 1 ही था। वो जब मैं कर रहा था तो एक्चुअली क्योंकि ये बहुत बड़ा डेटा सेट है, इसमें टाइम बहुत लगता है, तो वो मेमोरी एरर आ गया कि इतनी ज़्यादा मेमोरी प्रोसेस नहीं कर रहा, मेरी जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसके बाहर चला गया, इसलिए मैं 10-10 वैल्यूज करके उसको ऑप्टिमाइज करके ला रहा हूँ। तो मेरा सिंपल लॉजिक है कि अगर यहाँ पे मैं बाउंड्री के ऊपर वैल्यूज लेता हूँ, अगर ग्रिड सर्च ऑप्टिमाइजेशन बाउंड्री के आसपास वैल्यू देता है तो मैं और आगे की रेंज में उसको चेक कर लेता हूँ। ये मैंने एक सिंपल लॉजिक लगाया है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए। अगर आपकी मशीन में पूरा फुल रेंज जो है 1 to 100 तक के आप कर सकते हैं, तो आप वही उसको यूज कर लीजिए, सिंपल है। तो यहाँ मैंने अभी तो सिंपली वेट असाइन कर दिया, 0 को 1, 1 जो डिफॉल्ट वेट रहता है वो, और 1 को 10। इसका मतलब सिंपली होता है 1 को 10 टाइम्स द वेट ऑफ 0। 0 को जो भी वेट आ रहा है उसका 10 गुना वेट मैं 1 को दे रहा हूँ। 1 को ज्यादा प्रायोरिटी देना है। वेट मीन्स प्रायोरिटी। लर्निंग के समय किसको ज्यादा प्रायोरिटी देना है, तो वो 1 को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ मैं। तो मैंने फिर ट्रेन किया, तो यहाँ ट्रेनिंग डेटा में भी बेटर रिजल्ट आए हैं कंपेयर टू ओरिजिनल डेटा। मतलब ओरिजिनल डेटा के ऊपर हमने जो सैम्पलिंग की थी उसके कंपैरिजन में, ओरिजिनल डेटा के ऊपर जो हमने प्रेडिक्शंस बनाए थे उसके कंपैरिजन में अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। फॉल्स पॉजिटिव एरर बढ़ जाती है क्योंकि वो 1 की प्रेडिक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। टेस्टिंग डेटा में भी आप देख सकते हैं, जो हमारा जो ओरिजिनल डेटा था आई थिंक उसमें 56 समथिंग आ रहे थे लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए, वो अब 28 हो गए हैं। और सिमिलरली मैंने फिर यहाँ पे बेस्ट वैल्यूज लगा के उसको धीरे धीरे ऑप्टिमाइज करते गया, क्योंकि मैं डायरेक्टली 1 to 100 नहीं कर पा रहा था, तो मैं 1 to 20 लिया, फिर 20 to 30 लिया, और 20 to 40 लिया, ऐसे 20-20 करके 20-20 के इंटरवल में मैंने उसको ऑप्टिमाइज किया। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे कंप्यूटर में मेमोरी एरर आ रहा था। अगर आपकी मशीन कर सकती है, या फिर अगर आप ऑनलाइन सर्वर या फिर क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर जीपीयू का यूज करके कर रहे हैं, तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। टाइम ज़्यादा लग सकता है बट आपको मेमोरी एरर नहीं आएगी। फिर जैसे यहाँ पे देखिए 18 बिल्कुल बाउंड्री पे आया। मैंने जो रेंज ली थी वो 1 to 20 ली थी, 18 बिल्कुल बाउंड्री के पास है, तो मैंने एक और बार उसको 17 to 37 चला के देखा, तो 34 फिर बाउंड्री के पास है, तो फिर 33 to 60 चेक कर लिया एक बार, तो ये फिर 53 है। फिर मैंने फाइनली 80 तक चेक किया, 80 तक चेक किया तो वो 68 लगभग मिडिल में आ रहा है। लगभग मिडिल में आ रहा है, तो मैंने कंसिडर कर लिया कि हाँ 68 के अराउंड ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। 68 से ज़्यादा बढ़ाने पे हमें कोई अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। ये इधर पे मैंने जो पैरामीटर लिया हूँ चेक करने के लिए, वो रिकॉल वैल्यू लिया हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया रिकॉल वैल्यू हम क्यों लेंगे। रिकॉल वैल्यू लिया हूँ, और फिर इसके बाद इसकी थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग और की हूँ कि मेरे को डेसिमल में भी अच्छी वैल्यू मिल जाए। तो फाइनल रिजल्ट मेरा जो आता है वो है ये 67.05। 67.05 प्लस 1 जो हमारा माइनॉरिटी लेवल है, उसको अगर मैं 67.05 टाइम्स द वेट ऑफ 0 पास करता हूँ, तो वो मुझे मिल जाएगा। जीरो के लिए क्लास लेवल आपको अलग से जो कैलकुलेटेड वेट्स है वो डालने की जरूरत नहीं है, आप 1 रखिए और उसके कंपैरिजन में देख लीजिए कितने टाइम्स है उसका वेट। जैसे आपको 0 का वेट 0.5 आया और 1 का वेट 10 आ गया, तो आप सिंपली उसको 10 डिवाइडेड बाय 0.5 करके देख सकते हैं कि 1 को 20 टाइम्स ज्यादा वेट आ रहा है, तो 0 का वेट 1 ही रहने दीजिए और यहाँ पे आप 20 पास कर दीजिए। ये सिंपल मैथमेटिकल है। आप डेसिमल वैल्यूज अगर आप यहाँ पे भी 0 पॉइंट समथिंग ऐसी वैल्यूज डालेंगे तो भी चल जाएगा, उससे उतना कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या ज्यादा इजी लगता है समझने में, एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए आपको क्या ज्यादा इजी लगता है, वो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से यूज कीजिए। मैंने यहाँ लर्निंग रेट जो पैरामीटर होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, उसको भी थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर दिया ताकि थोड़े रिजल्ट और इम्प्रूव हो जाए। फाइनली ट्रेन टेस्ट करके देखेंगे रिजल्ट। आप देख सकते हैं फॉल्स नेगेटिव जो है वो 21 मिलते हैं हमें फाइनली। जो 56 समथिंग थे उससे हमें 21 हाफ हो गए हमारे फॉल्स नेगेटिव्स।
और मतलब जो हमारा ट्रेनिंग टेस्टिंग डेटा है वो आई थिंक 147 समथिंग का है, तो ये 1/6 ऑफ द डेटा सेट इज कंप्राइजिंग ऑफ एरर्स। उसके बाद हम रैंडम फॉरेस्ट के ऊपर भी सेम करेंगे। रैंडम फॉरेस्ट में और ज़्यादा कंप्यूटेशनल टाइम और मेमोरी एरर आते हैं, इसलिए मैंने रैंडम फॉरेस्ट के ऊपर ज़्यादा नहीं किया है। ये मतलब मैंने जो यूज़ किया वो आइडियल मेथड नहीं है, वो कंप्यूटर मेमोरी आउट ऑफ बाउंड जा रही थी, इसलिए मैंने ऐसा यूज़ किया हूँ। मैं फाइनल वैल्यू आपको दिखा देता हूँ सीधे। तो फाइनल वैल्यू 1:100 की यूज़ की है मैंने। 1:100 मतलब जीरो, जो जीरो क्लास है, नेगेटिव क्लास है, उसको 1 वेट दिया है, और जीरो क्लास का 100 टाइम्स जो वेट है वो मैंने माइनॉरिटी क्लास 1 को दिया हूँ। जो हमारी पॉजिटिव क्लास है 1, उसको 100 टाइम्स वेट दिया है। उसके ऊपर भी प्रिडिक्शंस निकाले हैं मैंने। यहाँ पे मैंने मैन्युअली चेक करना पड़ा, क्योंकि वो ग्रिड सर्च टाइम भी लगा रहा था और मेमोरी एरर भी दे रहा था। तो मैं आपको फाइनली इसका कंपैरिजन दिखा देता हूँ कि कैसा आ रहा है। तो जब आप देखें कि अलग अलग एल्गोरिदम्स और कौन सी ओवर सैम्पलिंग टेक्निक को मैंने यूज किया हूँ, वो है यहाँ पे। तो जब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन इम्बैलेंस डेटा के ऊपर यूज किए थे, आप स्कोर्स वगैरह छोड़िए, ये फॉल्स नेगेटिव वाला कॉलम देखिए। जो फॉल्स नेगेटिव वाला कॉलम है उसको देखिए। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन जब मैं इम्बैलेंस डेटा के ऊपर यूज कर रहा था तो मुझे 56 फॉल्स नेगेटिव मिल रहे थे। उसके कंपैरिजन मुझे लोएस्ट फॉल्स नेगेटिव जो है वो मिल रहे हैं एडिसन के लिए फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन। और सिमिलरली जब मैं रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर के ऊपर टेस्ट करता हूँ, सारे ओवर सैम्पलिंग मेथड, क्लास वेट को कंसिडर करके ट्रेनिंग करना, और इम्बैलेंस डेटा सेट का देख रहा हूँ, तो उसमें मुझे सबसे कम जो फॉल्स नेगेटिव है वो मिल रहे हैं रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर एडिसन के लिए। तो ऑब्वियसली इस हमारे पर्टिकुलर डेटा सेट के ऊपर एडिसन ने बेस्ट परफॉर्म किया है। आपको साथ ही साथ फॉल्स पॉजिटिव एरर भी थोड़ा बहुत कंसिडर करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, कि आपको किस टाइप की डेटा सिचुएशन को डील करना है, किस टाइप का डेटा है, किस टाइप के एरर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, उसको डील करना है। तो उसमें आपको फॉल्स पॉजिटिव, नंबर ऑफ फॉल्स पॉजिटिव जो जनरेट हो रहे हैं उसको भी देखना पड़ेगा। तो इन केस अगर आपको फॉल्स पॉजिटिव्स को भी इम्पोर्टेंस देनी है, तो मैं ये SVM मोड को सिलेक्ट करूंगा रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर के लिए, क्योंकि फॉल्स पॉजिटिव ऑलरेडी मतलब लाखों में, मतलब नेगेटिव डेटा जो था लाखों में था, और उसके कंपैरिजन में 500 मेरे को चल जाते हैं। और अगर मैं फॉल्स पॉजिटिव्स को कंसिडर करते चलूँ, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए मैं ये क्लास वेट को इंक्लूड करके ट्रेनिंग करना प्रेफर करूँगा। तो वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी सिचुएशन में किस तरह के एरर्स बन रहे हैं, उनका किस लॉजिक को आप यूज कर रहे हैं एरर को इवेल्युएट करने के लिए, उस केस पे डिपेंड करता है। बट आपके पास ये जनरल ऐसा कंपैरिजन मिल जाए, तो आप सारे मॉडल्स का कंपैरिजन देख के अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कौन सा मॉडल सिलेक्ट करना है फाइनली। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस वाज द डेमोन्स्ट्रेशन फॉर डीलिंग विद क्लास imbalances. थैंक यू। नाइस वर्क एंड वेल रिसर्च वर्क है सुमन, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू अगर सर। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, नहीं तो this file will be shared by Suman, both PPT and so all this means sampling techniques you have to use in your major project. तो मेजर प्रोजेक्ट में आपको क्या करना है कि ये सैम्पलिंग टेक्निक तो यूज करनी है, इसके अलावा जो है अभी सुमन ने दो तरह के मॉडल यूज किए ना, रैंडम फॉरेस्ट और लॉजिस्टिक रिग्रेशन, आपको और भी यूज करना है।